नमस्कार दोस्तों और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हमारे बीच आज एक विशेष मेहमान हैं आपके साथ अपने बहुमूल्य विचार शेयर करने के लिए। साक्षरता और महिला सशक्तिकरण यह विषय है आज के व्याख्यान का। और हमारे साथ हैं श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा सिन्हा, जो पूर्व प्राध्यापिका, कुलपति एवं विभागाध्यक्ष रही हैं। आपको उनके बारे में थोड़ा मैं परिचय स्वयं कराने का सौभाग्य मैंने लिया है, अपने टीचर्स को नहीं देकर मैं खुद कर रही हूँ। आप डॉक्टर नीलिमा सिन्हा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति रही हैं, कार्यवाहक कुलपति रही हैं और प्रतिकुलपति रही हैं। साथ ही बिहार विश्वविद्यालय बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में भी आप पूर्व प्रतिकुलपति रही हैं। और आपने इन सब के अलावा यूजीसी की सैप की समन्वयक रही हैं। आपने कई वर्षों तक मगध विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी कार्यकुशलता और अपनी विद्वता से छात्र और विभाग को अपना एक दिशा दी है। आपने दर्शन शास्त्र के विषय में पारा स्नातक में पीएचडी किया है। आप पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय अमेरिका से इन्होंने 1 वर्ष के लीडरशिप प्रोग्राम को भी सफलतापूर्वक किया है। आप बहुभाषाविद हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मगही और भोजपुरी भाषा पर आपका पूरा अधिकार है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज द्वारा सन 2006 में आपको ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी टेक्सास यूएसए में वेद विद्या मित्र के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1998 में रमाकांत स्मृति पुरस्कार समिति नई दिल्ली द्वारा भी उत्कृष्ट कहानी लेखन के लिए रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। सन 2000 में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन द्वारा भोजपुरी कविता के लिए चित्रलेखा पुरस्कार भी आपको दिया गया है। सन 2010 में मगही अकादमी द्वारा मगही भाषा में उत्कृष्ट लेखन कार्य के लिए भी आपको पुरस्कृत किया गया है। सन 2012 में अखिल भारतीय दर्शन परिषद द्वारा आपकी पुस्तक भारतीय ज्ञान मीमांसा को भी पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा आपको उत्कृष्ट लेखन और कार्यों के लिए भी कई बार सम्मानित किया गया है। आपकी कई किताबें और कई आलेख कई सारे जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। आपको बता दें कि लगभग 26 पुस्तकों का लेखन आपके द्वारा किया गया है। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसी विदुषी महिला आज हमारे महाविद्यालय को अपने संभाषण से, अपने व्याख्यान से छात्राओं में दर्शन ज्ञान देंगी। महिला सशक्तिकरण का आपसे बेहतर उदाहरण मुझे लगता है, जितना मैंने आपको जाना है, शायद मुझे इस वक्त नहीं मिलता दूसरा कोई। मेरा ही नहीं, मेरी छात्राओं का, मेरी सभी शिक्षिकाओं का भी सौभाग्य है कि आप जैसी विदुषी महिला जो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आपके विषय का हो, दर्शन शास्त्र हो, हिंदी लेखन हो, कविता हो, संस्मरण हो। और मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पर भी मैडम ने कई कहानियाँ, कई स्मृतियाँ लिखी हैं और जिसका मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था पढ़ने के लिए। तो आप सभी को इतने अच्छे विद्वान से मिलाने का सौभाग्य मुझे आज मिला है और मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी मैडम की विद्वता का लाभ उठाएंगी और आने वाले समय में आप सभी कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में इनसे पा लेंगी। गुरु दक्षिणा बाद में आप देंगी, गुरु शिक्षा पहले आप पा ले। और मैडम, अपने महाविद्यालय के पोर्टल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहूँगी कि अब आप मेरे महाविद्यालय के सभी शिक्षिकाओं और छात्राओं को अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। धन्यवाद सबको
नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है मैडम। आवाज़ धीमी आ रही है, 1 मिनट। अभी अभी आई? हेलो, हेलो। आपकी आवाज थोड़ी कम, हाँ अब आ रही है, अब ठीक है मैडम। मैं जरा माइक ठीक कर लूँ। माइक ये ठीक से टाइप नहीं हुआ है। अभी आ रही है? जी जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। तो माननीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर जयश्री मल्लिक जी, शिक्षिकाएं, महाविद्यालय की छात्राएं, सर्वप्रथम तो मैं आप लोग को विश्व साक्षरता दिवस की बधाई देती हूँ और इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा और समीचीन विषय चुना है आज डिस्कशन के लिए, व्याख्यान के लिए। मैं व्याख्यान देने में बहुत रुचि नहीं रख रही हूँ, फिर भी छात्राएं मेरे सामने हैं और शिक्षक का कर्म कैसा होता है मेरी समझ में, इसे मैं समझाने के लिए प्रेमचंद की एक कहानी का उदाहरण देना चाहती हूँ। हम लोग छोटे थे तो एक मुझे कहानी का शीर्षक याद नहीं है, प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक डॉक्टर साहब थे, बड़े प्रसिद्ध थे। आसपास के बस्ती में वो अकेले डॉक्टर थे। मैडम वो जो माइक है, मैडम माइक थोड़ा सा। जी, तो प्रेमचंद की वो कहानी ये है कि एक डॉक्टर साहब थे, पहले ज़माने की बात है, उसमें डॉक्टर कम हुआ करते थे, बस्ती में अकेले डॉक्टर थे। और उसी गांव में एक बूढ़ा रहता था, उसका अकेला बेटा था, इकलौता बेटा, जो बीमार पड़ा, रात में उसके पेट में दर्द हुआ। वो आदमी गया डॉक्टर साहब के पास और जा कर के उनको बोला कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, वो शायद ही बचे, आप चल के एक बार उसको देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आधी रात में मरीज नहीं देखता। डॉक्टर साहब उसके बच्चे को देखने नहीं गए और उस बूढ़े आदमी का बेटा मर गया। बाद में एक ऐसी घटना हुई कि उस जंगली इलाके में डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया। लोगों ने कहा कि एक ही आदमी है जो इस सांप का विष उतार सकता है, और वो है वही बूढ़ा आदमी जिसके बच्चे को आपने इलाज नहीं किया था और वो मर गया। डॉक्टर साहब रोते कलपते उस बूढ़े के पास पहुंचे कि मेरे बेटे का विष उतार दो। उस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने कहा मैं नहीं जाता, आपने नहीं देखा मेरा बेटा मर गया, आपका बेटा मरे तो मरे, मैं विष उतारने नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब बहुत रो करके झिक करके चले आए। पीछे घर पहुंचे तो देख रहे हैं कि पीछे से वो बूढ़ा चला आ रहा है। आकर के उसने उनके बेटे का विष उतार दिया, बेटा ठीक हो गया। बाद में डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि मैंने तो तुम्हारे बेटे को नहीं देखा, लेकिन तुम मेरे बेटे को देखने आ गए, उसका विष उतार दिया, ऐसा तो देवत्व मैंने कभी देखा नहीं है। उस बूढ़े ने कहा कि मैं देवता नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने जब मुझे मंत्र दिया था सांप उतारने का, तो कहा था कि जिस दिन तुम जान जाओगे कि किसी को सांप ने काटा है और तुम उसका इलाज करने से इनकार कर दोगे, उस दिन तुम ये मंत्र भूल जाओगे। तो आज जो मैंने अपने आपके बेटे का इलाज किया, मैंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी, और दूसरा ये कि गुरु का उपकार उतार दिया। गुरु ने कहा था कि इस मंत्र से सबका इलाज करना, जिसके बारे में भी तुम जान जाओ उसका इलाज करना। तो सांप मंत्र का एक ये होता है कि सांप का मंत्र जो जानता है, अगर वो सांप के कांटे का इलाज नहीं करेगा तो वो गुरु द्रोही होता है और अपनी विद्या भी भूल जाता है।
शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं, इसीलिए विषय से इतर मैंने ये बात कही कि शिक्षक का धर्म भी यही है कि अगर आप शिक्षक हैं तो अपनी छात्राओं को, अपने छात्रों को वह सब कुछ बता दीजिए जो कि आप जानते हैं। और अगर कोई प्रश्न लेकर आपका छात्र और आपकी छात्रा आपके सामने आते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ लिए हुए, अगर आपके पास उसकी समस्या का समाधान है तो समाधान जरूर कीजिए, और अगर समाधान नहीं है तो समाधान खोजने की चेष्टा कीजिए, लेकिन अपने छात्र को निराश मत लौटाइए। ये मेरा विनम्र निवेदन है आज प्रारंभ में ही सभी शिक्षिकाओं से। ये गुरु मंत्र जो आपने शिक्षा आपने पाई है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, वो आपके ऊपर आपके गुरु का ऋण है, और जब आप दूसरों को उसको दान करते हैं, बतलाते हैं, तो आप गुरु ऋण से उऋण होते हैं। ये बात जो कहानी कही मैंने, ये बात जो मैंने शुरू की, सच पूछिए तो इसका बड़ा सीधा संबंध साक्षरता से भी है। आप, ठीक है, आप महाविद्यालय की शिक्षिका हैं, आप अपने छात्राओं को पढ़ा रही हैं, वो साक्षर हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी आप उनको शिक्षा दे रही हैं, तो ये भी कहीं न कहीं मामला जाकर के शिक्षा और साक्षरता से जुड़ता है। उसके अलावे ये भी है कि आप अगर साक्षर हैं, गुरु ने आपको अक्षर दान दिया है, जिसको भी, मुझे, मेरी कलीग्स को, शिक्षिकाओं को, छात्राओं को भी, आपके गुरु ने अगर आपको अक्षर दान दिया है तो आपका ये प्राथमिक कर्तव्य है कि आपके अगल बगल अगर कोई भी निरक्षर है, पुरुष या महिला, तो आप भी उस अक्षर का दान अपने अगल बगल दीजिए। साक्षरता दिवस की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है, और ये फिर मैं कहूँगी कि ये फिर वही आपका गुरु ऋण है, सांप काटे के मंत्र जैसा है कि यदि आप मंत्र जानती हैं सांप काटे का, तो जानते हैं कि अगर किसी को सांप का विष चढ़ा है तो वो विष उतारना आपका दायित्व होता है। उसी प्रकार अगर आप जानती हैं कि हमारे बगल में कोई निरक्षर है, कोई अज्ञानी है, कोई चीज़ नहीं जानता है, अज्ञान की वजह से अगर वो किसी तकलीफ में है, तो उसको ज्ञान हम दे दें, उसके विषय में जानकारी हम दे दें, कम से कम उसकी मदद हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो करें। इस भूमिका के साथ, इसे भूमिका ही समझिए, हम लोग अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। वो है जो विषय मुझे दिया गया है, वो है महिला सशक्तिकरण और साक्षरता। मैं थोड़ा विषय को और सरलीकृत करती हूँ। आवाज़ जा रही है ना? मैं विषय को थोड़ा और सरलीकृत करती हूँ, या कहिए कि थोड़ा और छोटा कर दे रही हूँ, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और हमारे पास समय शायद आधे घंटे का ही है, तो आधे घंटा या 40 मिनट ऐसा ही कुछ समय है। उस बीच में इतने पूरे विषय को समेटना बहुत मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा और विषय को संकुचित करती हूँ और उसे थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हुए कहती हूँ, महिला सशक्तिकरण में साक्षरता का महत्व। मैं वहीं केंद्रित कर लूँगी, महिला सशक्तिकरण में साक्षरता का महत्व। शिक्षिकाएं प्रबुद्ध हैं, हमारी छात्राएं भी मैं मानती हूँ कि प्रबुद्ध ही हैं, कुछ जरूर जानती हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं महिला सशक्तिकरण से ही अपनी बात शुरू करूँगी। महिला सशक्तिकरण है क्या? सीधा जब आप शब्द को पकड़िए तो महिला को सशक्त करना, शक्ति युक्त कर देना, महिला सशक्तिकरण है। अब किस प्रकार की शक्ति से युक्त करना है? तो 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिसको हम लोग कहते आए हैं मनसा वाचा कर्मणा। उनको शारीरिक रूप से सशक्त कीजिए, महिलाओं को बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से सशक्त कीजिए,
और उनकी वाणी को भी सशक्त कीजिए। उनको ऐसा सिखलाइए कि अपनी बात वो खुलकर कह सके। पहले ज़माने में या अभी भी बहुत घरों में ऐसा होता है कि लड़की जात है, कम बोलो। नहीं, क्यों कम बोलेंगे? आप उनको सही ढंग से शालीनतापूर्वक अपनी बात कहनी सिखलाइए। तो महिला सशक्तिकरण मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में आता है। कहिए तो स्त्री के व्यक्तित्व का समग्र विकास महिला सशक्तिकरण है। और ये जो समग्र विकास है महिला सशक्तिकरण तीन रूपों में समाज में पाया जाता है, या उसके तीन प्रकार के रूप उसके हैं, जिसको कि नारीवादी या सरकारें भी लेकर आगे बढ़ती हैं सशक्तिकरण के लिए। एक तो है सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण, दूसरा है आर्थिक सशक्तिकरण, और तीसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण। विस्तार से मैं फिर कहूँगी, विस्तार से मैं नहीं जाऊँगी, थोड़ा संक्षेप में ही चलूँगी। तो पहले सामाजिक सशक्तिकरण की बात लीजिए। तो सामाजिक सशक्तिकरण में ये होता है, दो प्रकार की बातें हैं। पहला तो ये है कि महिला को निर्णय लेने की क्षमता से युक्त कीजिए, इस लायक बनाइए कि वो निर्णय लेने लायक हो जाए। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है, या शारीरिक सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि जा करके किसी को 4 डंडा मारकर चली आए। ठीक है, आप जूडो कराटे भी सिखाइए, आत्मरक्षा के लिए वो सारी चीज़ें सिखाइए, वो शारीरिक सशक्तिकरण का हिस्सा है। लेकिन असल सशक्तिकरण क्या है कि आप महिला में इस प्रकार का विकास कीजिए, शारीरिक और मानसिक वाचिक हर प्रकार से, कि वह निर्णय ले सके, सही निर्णय ले सके। हम लोग छोटे थे तो हमारे बगल में एक पड़ोसी रहते थे। वो कहते थे, औरत जात यदि नाक न रहे तो मैला खाए। अभी भी देहातों में ये कहावत सुनने को मिल जाती है कि औरत जात यदि नाक न रहे तो मैला खाए। मतलब खाने के लिए मुंह के पास ले जाती है, लेकिन नाक से उसको दुर्गंध आती है, इसलिए नहीं खाती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक सामान्य अवधारणा है कि स्त्री के पास सही गलत की पहचान नहीं होती है, इसलिए वो निर्णय नहीं ले सकती है। ये एक सामान्य अवधारणा समाज में है। इस अवधारणा में बहुत कुछ सच्चाई भी है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि महिलाओं को एक्सपोजर इतना कम है, इतना कम उनको बाहर जाने आने का मौका मिलता है, समाज में घुलने मिलने का इतना कम मौका मिलता है कि सही बात है कि बहुत बार वो सही निर्णय ले नहीं पाती। तो जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो ये होती है कि उनको पर्दा से बाहर कीजिए, उनको एक्सपोजर दीजिए, समाज में मिलने का जुलने का दीजिए अवसर, उनको शिक्षित कीजिए, उनको शिक्षित कीजिए। यहीं पर साक्षरता अपने लिए जगह बनाती है। महिला सशक्तिकरण में साक्षरता यहीं पर अपने जगह बनाना शुरू करती है। ये बात सही है कि शिक्षा और साक्षरता में फर्क होता है। जैसे एक किसान है, वो एक अक्षर नहीं पढ़ सकता है, अपना नाम तक भी नहीं लिख सकता है, लेकिन खेती गृहस्थी का काम हम लोग जो इतनी ऊंची ऊंची डिग्री लेके बैठे हुए हैं, हमसे बहुत अच्छा कर सकता है। हमें अगर कोई कह दे कि जाके खेत में धान रोप के आ जाओ, मुझे वो काम नहीं आता है। लेकिन जो औरत धान रोपने का काम करती है वो उस काम में निष्णात है, उसको उसकी शिक्षा मिली हुई है, हालांकि वो निरक्षर है। तो शिक्षा और साक्षरता में फर्क है। लेकिन फिर भी जिस शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं उस शिक्षा के लिए साक्षरता जरूरी है। जैसे जिस किसान का भी मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी जिस रोपनी करने वाली औरत का मैंने उदाहरण दिया, आप उसको कहिए
कि 2-4 किताबें पढ़ लो, या तुम जो जानती हो कि रोपनी कैसे किया जाता है, इसको अगर तुम्हारे सामने कोई नहीं है, किताब में लिख के रख दो कि ताकि तुम नहीं भी रहो तो इसको कोई पढ़ के रोपनी करना सीख जाए, वो नहीं कर पाए। तो साक्षरता से क्या होता है? साक्षरता के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं, नोट कीजिएगा। साक्षरता के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। एक तो खासकर इस पोस्ट मॉडर्न एरा में, पोस्ट मॉडर्न जिस समय में, हर युग की अपनी एक विशेषता होती है। जिस युग में हम जी रहे हैं, ये युग है ज्ञान समाज का युग, नॉलेज सोसाइटी। यहाँ पर ज्ञान की ही सर्वाधिक प्रधानता है। जो ज्ञानी है वही राज करेगा, ये हम जानते हैं। और ये भी आज का युग मान के चल रहा है कि हर किसी को ज्ञानी होना चाहिए। तो ज्ञानी होने के लिए, ज्ञान क्या है? ज्ञानी होने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानी होना किसको कहते हैं? ज्ञानी वह है जो कि शिक्षित है। बेसिक बात इतनी ही है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सोच के देखिएगा, सभी आप लोग शिक्षा देते हैं और शिक्षा लेते भी हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश से समायोजित करने लायक बना देती है शिक्षा। शिक्षा अच्छी वही है जो हमें परिवेश से समायोजन सिखाए। विकासवाद आपने पढ़ा होगा। विकासवाद में कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो परिवेश में सबसे अधिक फिट कर जाए वही सर्वाइव करेगा। जो जितना अधिक फिट करता है वो उतना अधिक सफल होता है। तो ये परिवेश के साथ फिट करना, परिवेश में समायोजन, परिवेश से आसपास से बहुत अच्छा इंटरेक्शन, ये शिक्षा, ये सिखलाना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के कुछ 2 अन्य और भी उद्देश्य हैं। पहला, उसके अतिरिक्त एक दूसरा उद्देश्य जो ये है, वो उद्देश्य ये है कि जो कुछ हमारी पुरानी पीढ़ी ने संरक्षित किया है, जो कुछ हमारी पुरानी पीढ़ी ने जितना कुछ सीखा है, वो हम अपनी पुरानी पीढ़ी से सीख लें और सीख करके इस ज्ञान को, जो ज्ञान हमने अपने पुरानी पीढ़ी से सीखा, अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दें, ट्रांसफर कर दें। शिक्षा अगली पीढ़ी से, पिछली पीढ़ी से ले लीजिए, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कीजिए। ये शिक्षा का उद्देश्य है। ये हम ट्रांसफर कैसे करते हैं? ये ट्रांसफर सिर्फ मुँह ज़बानी नहीं होता है, वाचिक नहीं है। कह के आप बहुत कम सिखा सकते हैं। उसको लिख करके, उसको लिपिबद्ध करके अगली पीढ़ी को दिया जाता है। इतनी किताबें जो हैं वो हम क्या करते हैं? जो ज्ञान विज्ञान हमारी पुरानी पीढ़ी का है, जो हमने सीखा है, उसको हम अक्षर के रूप में, अक्षर मतलब जो नष्ट नहीं होता है, उस रूप में, अक्षर के रूप में हम किताबों में दबा कर रख देते हैं कि कभी कोई इसको देखे तो उसको वो जान जाए, पढ़ जाए। तो साक्षरता, अक्षर ज्ञान शिक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो नॉलेज का ट्रांसमिशन संभव नहीं है, और नॉलेज का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो फिर ज्ञान एक स्थान पर आकर के रुक जाएगा। तो ज्ञान समाज के लिए, समाज में सबको शिक्षित होने के लिए साक्षरता का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी होता है। देखिए, प्रथम विश्व साक्षरता दिवस 1966 में 8 सितंबर को मनाया गया। उसके पहले साक्षरता का ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं था, लेकिन जब 1966 को मनाया गया तो इसका मतलब ये है कि इस समय पर लोगों ने सोचा, साक्षरता को लेकर इतना अधिक सोचा, इतना अधिक महत्व दिया कि उतना महत्व इसके पहले साक्षरता को कभी नहीं दिया गया था। आखिर क्या कारण है कि ये हजारों लाखों वर्षों का इतिहास है, और आज से करीब 40 वर्ष पहले हम सोच पाए कि साक्षरता का इतना अधिक महत्व है? ऐसा क्या हो गया? 40 वर्ष पहले अचानक इस लाखों करोड़ों वर्षों के मानव सभ्यता के इतिहास में अचानक ये 40 वर्ष पहले क्या हो गया कि हमने सोचा कि साक्षरता इतना महत्वपूर्ण है?
इसका कारण ये है कि उस समय तक विश्व एक समुदाय के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में आगे आ चुका था। उसके पहले तक विश्व कभी भी एक समुदाय के रूप में आगे नहीं आया था। वर्ल्ड कम्युनिटी कभी नहीं बनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड कम्युनिटी बनी। जब वर्ल्ड कम्युनिटी बनी तो लीडर्स जो थे, वर्ल्ड लीडर थे, उन्होंने पूरी दुनिया पर नजर डाली, पूरे दुनिया को एनालाइज करना शुरू किया, देखना शुरू किया, और ये देखा कि जिस देश में शिक्षा अधिक है, जहां शिक्षा अधिक है, उस समाज की प्रगति अधिक है। तो शिक्षा के महत्व को लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से समझा, उसके पहले कभी नहीं समझा था। और ये भी देखा कि शिक्षा सिर्फ मौखिक होके नहीं रह सकती है, उसे हमें लिख करके ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो साक्षरता के महत्व को समझा गया। ये समझा गया कि जिस देश में साक्षरता जितनी अधिक है, विकास उतना अधिक है। कहने का मतलब कि साक्षरता और विकास में एक अटूट संबंध है, अपरिहार्य संबंध है। इसको वर्ल्ड कम्युनिटी ने समझा और विश्व साक्षरता दिवस की शुरुआत हुई। भारत में 1988 में पहली बार राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री थे, 1988 में पहली बार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की। और उसका उद्देश्य था जनसंख्या को, भारत की जनसंख्या को, खासकर 15 से 35 वर्ष के बीच के लोगों को साक्षर करना। क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय भी शिक्षित हों, और शिक्षा जब बढ़ेगी तो हमारा विकास होगा। जो कि आज हम देख रहे हैं, जो हम लोग 60 साल के ऊपर के लोग हैं, हम लोग को किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने अनुभव में ये देखते हैं कि शिक्षा के प्रसार से भारत की कितनी उन्नति हुई और शिक्षा के प्रसार में साक्षरता का कितना बड़ा योगदान है। तो वो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, उसका उद्देश्य था कि 2007 तक 75% 15 से 35 वर्ष के एज ग्रुप के लोगों को, 75% लोगों को हम शिक्षित कर देंगे। 2017 में जो रिपोर्ट आई, उसके अनुसार बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया। ये हमने देखा कि 84.7% मेल और 70.3% फीमेल, टोटल 77.7% साक्षरता के लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। आज़ादी के समय ये लक्ष्य बहुत नीचे था, लेकिन ये भी याद रखिए कि अभी हम लोग 77% पर इसलिए अटके हुए हैं कि महिलाओं में साक्षरता की दर कम है। महिलाएं अभी भी बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं। तो महिलाओं में साक्षरता को बढ़ाना है, ये चीज़ देखना है। जयश्री जी, समय कितना है? आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने को अनम्यूट कीजिए। नहीं, आप बोले मैडम, आप 10-20 मिनट और बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हमने साक्षरता के 77% लक्ष्य को 2017 तक प्राप्त कर लिया था। केरल में साक्षरता आज भी सबसे अधिक है, और बहुत शर्म और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। और हम बिहारी हैं, तो इस दिशा में हमारा दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? हमें करना क्या है? हमें करना ये है, कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि हम लोग सोचते हैं कि जो करेगी सरकार करेगी। अरे नहीं, नागरिक कर्तव्य भी होते हैं। तो एक नागरिक की तरह हमारे भी साक्षरता के दिशा में कुछ कर्तव्य हैं। कुछ चीज़ें तो हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे सरकार कहे न कहे, हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, पैसे की कमी है, उसको थोड़ा हम लोग एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा ले सकते हैं। भाई स्कूल तुम भेजो, उसके पढ़ने का खर्चा, स्कूलिंग का खर्चा कम से कम हम दे देंगे, बहुत अधिक खर्च नहीं आता है, तो वो इतना भी हम कर लें। शिक्षिकाएं तो मजे मजे कर सकती हैं,
आपको इतनी तनख्वाह मिलती है कि एक बच्चे को पढ़ने का खर्च महीने का 1500-2000 रुपया हम लोग दे सकते हैं, तो उतना कर ले। बहुत बार होता है, पूरा खर्चा नहीं उठाइए। होता है कि बच्चा कहीं दूर पढ़ने जाता है, फ्रीशिप तो उसकी हो गई है, लेकिन माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको जाने आने के लिए रिक्शा भाड़ा दे दे। खासकर महिलाओं के साथ बहुत दिक्कत है। लड़कियाँ, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि दूर कॉलेज है, लड़की पढ़ने कैसे जाएगी, मेरे पास रिक्शा के लिए 3000 रुपया महीना लगता है या 1500 रुपया महीना लगता है, हम नहीं दे सकते हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसका, ठीक है पढ़ने का नहीं, उसके कॉलेज जाने आने का, स्कूल जाने आने का खर्च उसको हम दे दिया करें। उसके लिए किसी सरकारी अनुदान की आवश्यकता नहीं है। हमारी इतनी तनख्वाह है कि वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं कर सकते हैं, अकेले करना बहुत ज़्यादा भारी लगता है, 2-3 लोग मिल के उठा ले। भाई 500 रुपया आप दीजिए, 500 रुपया हम देते हैं, 500 रुपया हम देते हैं, 1500 रुपया हो जाएगा। एक लड़की के कॉलेज जाने आने का खर्च निकल जाएगा, वो पढ़ जाएगी। तो इस तरह से अपनी जिम्मेदारी साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में हमको उठानी पड़ेगी। देखिए, व्याख्यान देना बहुत आसान है। मैं बहुत व्याख्यान पर, मैं शुरू से भी मैंने कह दिया था कि व्याख्यान पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ व्यवहारिक बातें ही करूंगी। तो हमें पहले तो ये करना है कि साक्षरता में हमारी क्या भूमिका हो, ये हमको देखना है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी भूमिका यही होगी कि हम कुछ अपने पॉकेट से थोड़ा खर्च करके, थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, जैसे भी हो, कुछ लोगों के पढ़ने का, कुछ लोगों के शिक्षा का खर्च उठा लें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आपके घर में जो काम करने वाली आती है, उसको आप थोड़ा बैठा करके उसका नाम लिखना ही सीख लाइए। बैंक में जो तुम अंगूठा लगा करके अपना पैसा निकालती हो, उसको सिखलाइए कि तुम सही करना सीखो। ये काम मैंने बहुत किया है कि आप बैंक में तुम्हारा उनका खाता भी नहीं होता है, वो क्या करती हैं, पैसा वो घर ले जाती हैं, उनका हस्बैंड मार पीट के उनका पैसा उनसे छीन लेता है। ये व्यवहारिक बातें मैं बता रही हूँ। तो आप उनका खाता खुलवाइए। आपके घर में जो वो महिलाएं काम करने आती हैं, उनका बैंक में खाता खुलवाइए। थोड़ा समय दीजिए उनको, उनके साथ ही जाकर के उनका खाता खुलवा दीजिए। उनको बताइए कि तुम्हारा पैसा देखो, मैंने तुम्हारे खाते में तनख्वाह का जमा कर दिया, जरूरत पड़े उतना ही पैसा ले जाओ, क्योंकि घर पैसा लेके जाओगे तो तुम्हारा हस्बैंड मार करके तुमसे छीन लेगा। तो महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान तो आप दीजिए, खूब दीजिए। प्रोपोगेशन एक अच्छी चीज़ है, प्रोपोगेशन बहुत जरूरी चीज़ होता है, लेकिन व्यवहारिक भी कुछ बातें कीजिए और उनको साक्षर बनाइए। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो हमारा भारत का है, उसमें साक्षरता का अर्थ क्या कहा गया है, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। या सामान्य तौर पर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? साक्षरता का अर्थ होता है अक्षर ज्ञान। लेकिन भाई, अक्षर ज्ञान से सिर्फ बात नहीं बनती है। हमारे यहाँ तो कह दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में साक्षर होने का अर्थ बताया गया है कि जो कोई भी अपना नाम लिख ले, पढ़ ले, वो साक्षर है। लेकिन मैं व्यवहारिक बात कहूंगी कि अपना नाम लिख पढ़ लेने से काम नहीं बनता है। उसके आगे की बात ठीक है, आप उसको बहुत किताब नहीं पढ़ा सकती हैं सबको, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि साक्षरता भी बहुत प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, साक्षरता बहुत प्रकार की होती है। सिर्फ नाम लिख लेना, कागज पर कलम से वर्णमाला लिख लेना, यही साक्षरता नहीं है। बहुत प्रकार की साक्षरता है, जैसे विधिक साक्षरता। विधिक साक्षरता, कानून की जानकारी। बहुत सारी महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो मैं लगे यहाँ तो कह दूं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो जानती ही नहीं है कि कानून उनको कितना प्रोटेक्शन, किस प्रकार का कहाँ दिए हुए है। वो लोग विधिक रूप से निरक्षर हैं, लीगली वो लोग, उनको कानून का ज्ञान नहीं है। तो उनको विधिक रूप से साक्षर कीजिए, उनको बताइए कि तुमको किस किस प्रकार का, कहाँ कहाँ, कौन कौन सा प्रोटेक्शन सरकार दे रही है, कानून दे रहा है। वहाँ आपको कानून का किताब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उनको जरूर बता दीजिए कि जो पैसा तुम कमा कर अपने घर ले जा रही हो,
ये तुम्हारा कमाने का अधिकार है और तुमको उस संपत्ति को रखने का अधिकार भी तुम्हारा ही। ये अधिकार तुमको कानून देता है। तुम्हारा पति तुमसे मारकर तुम्हारा पैसा नहीं छीन सकता है। उनको विधिक रूप से साक्षर कीजिए। मैं फिर कहूंगी, साक्षरता बहुत प्रकार का होता है। सिर्फ कागज पर अक्षर बना लेना, अपना नाम लिख लेना साक्षरता नहीं है। यदि आप महिला सशक्तिकरण और साक्षरता को लेकर जागरूक हैं तो महिलाओं के बीच में आप बतलाइए कि कानून ने आपको कितना कहां कहां प्रोटेक्शन दिया है। जयश्री जी, मैडम जयश्री जी, प्रिंसिपल महोदया, एक बात मैं कहने जा रही हूं, जरा ध्यान देकर सुना जाएगा, जिसके बारे में पढ़ी लिखी महिलाओं को भी बहुत कम जानकारी है। एक कानून आया है, इसके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, इसलिए मैं आज ये बात लगे हाथों कह दे रही हूं। आप लोगों को जो यहाँ मैं पढ़ी लिखी लड़कियों के बीच में महिलाओं के प्राध्यापिकाओं के समूह में बैठी हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों में जरूर जानती होंगी कि राजस्थान में एक भौरी देवी कांड हुआ था, भौरी बाई कांड। उसमें वो महिला जो भौरी बाई थी, वो राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। गांव के दबंग उन पर बहुत खफा हुए। उनका प्रतिहिंसा से भरकर सामूहिक बलात्कार हुआ। बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई, कुछ महिला संगठन आगे आए। पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में गया, बहुत लंबा चला कोर्ट। और मजेदार बात ये हुई कि राजस्थान हाई कोर्ट से इस केस में जितने एक्यूज थे सभी बरी कर दिए गए, किसी को कोई सजा नहीं हुई। इसीलिए भौरी बाई अत्याचार महिलाओं पर होते हैं, लेकिन ये मजेदार बात थी कि उसके लिए सारे साक्ष्य भौरी देवी के पक्ष में होते हुए भी किसी को कोई सजा नहीं हुई। कानून ने सबको बरी कर दिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया। तब राजस्थान के और पूरे देश भर के महिला स्वयंसेवी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया। उस केस का बहुत प्रसिद्ध केस हुआ, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट एंड अदर्स। इसको कहा गया विशाखा कांड, विशाखा केस के नाम से बहुत लीगल हिस्ट्री में मशहूर है। सारे फेमिनिस्ट इस केस को जानते हैं। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी में एक गाइडलाइन जारी किया, विशाखा गाइडलाइन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आपको कहीं भी नेट पर मिल जाएगा विशाखा गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रत्येक कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सेल का गठन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश, दिशा निर्देश आया 99 में। कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कह दिया, चीजें फाइल में बंद होकर रह गई। किसी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अंत में जो भी हुआ हो, जितना भी आंदोलन हुआ हो, महिला संगठनों ने जितना भी जोर लगाया हो, सन 2012 में एक कानून आया जिसमें विशाखा गाइडलाइन को समाहित किया गया और उसमें यह कहा गया कि प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक सेल का गठन कीजिए। मैं आपको बताऊं कि 2013 में ये निर्देश सभी विश्वविद्यालयों में और सभी महाविद्यालयों में, इसीलिए मैडम मैंने कहा था कि ध्यान दीजिएगा, सभी विश्वविद्यालयों में और सभी महाविद्यालयों में निर्देश गया कि आप अपने यहाँ एक महिला उत्पीड़न विरोधी सेल का गठन कर दीजिए। मैं जब बिहार यूनिवर्सिटी में 2014 में प्रतिकुलपति बनकर गई तो मैंने खोज कर वो चिट्ठी निकलवाई है कि सरकार की जो चिट्ठी आई है लाइए, उसके हिसाब से मैं उस सेल का गठन कर।
हेलो, आवाज कुछ हाँ आ हाँ रही जी है? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आ रही है। नहीं, मेरे पास गड़बड़ आ रही है। अच्छा, खैर, मैंने बड़ी कोशिश की, मगध विश्वविद्यालय में भी बड़ी कोशिश किया। मैं बड़ी तकलीफ से इस बात को कहती हूँ कि मेरी सारी कोशिशों का नतीजा कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि कुलपति गण मुझसे बहुत नाराज हुए और सेल का गठन कहीं नहीं हुआ। विशाखा गाइडलाइन पढ़कर देखिए और कम से कम आप अपने महाविद्यालय में उस सेल का गठन कीजिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक समिति बनाई जाती है। आप देखिए, वो समिति सिर्फ इतना ही नहीं कहती है कि आपके यहाँ अगर कोई काम करता है या कोई लड़की पढ़ने आती है, उसके साथ कोई उत्पीड़न हुआ तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, बल्कि ये कहती है कि बाहर से भी कोई महिला अगर आपके यहाँ आ रही है, आपके परिसर में ये सब हुआ, तो आप उसको रोकिए। तो इस समिति का गठन मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है मैडम, आप मंगवाइए। महिला उत्पीड़न क्या उस अधिनियम का नाम है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। तो उस अधिनियम के आलोक में बाकायदे वो बना हुआ है कि किस तरह का फोरम आपको बनाना है। उसमें सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि रहते हैं। आपको जरूर मैडम, जरूर मैं इसको करूंगी। हाँ, कम से कम महिला कॉलेज तो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, और हम राज्य सरकार के अधीन हैं तो मुझे तो जरूर करना चाहिए, जो भी ऐसा गाइडलाइन है उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और एक्चुअल जो अभी आपने कहा, मैं थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहती हूँ और आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ कि मैं 2 शब्द कहूँ। तो मेरी छात्राओं को मैं चाहती हूँ कि ट्रू सेंस में, मतलब वास्तव में मैं उनको सशक्त बनाऊं। शिक्षा सिर्फ शब्दों तक, किताबों तक, उनके लेखन तक न रहे, उनके दिमाग को भी साक्षर होना है कि अगर कोई चीज उनका अधिकार है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, तो वह उनको मिले और उसके लिए वो अपनी आवाज खड़ी करें। लड़ना ही नहीं है ये, आवाज बुलंद करना मतलब हमेशा लड़ाई नहीं होती है, हमेशा अपना अधिकार लेना भी कई बार होता है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे यहाँ से जो पढ़ के निकले छात्राएं वो इतनी सशक्त हो और अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, दोनों के बारे में पूरी जानकारी उनके पास हो। थैंक यू मैडम, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं बेचैन थी इस नियम को जानने के लिए। मैं आपसे बताऊं, बात में बात होगी तो मैं बताऊंगी, अभी आप प्लीज बताएं और बात। थैंक यू मैडम। जी, थैंक यू। तो मैं ये कह रही हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही जयश्री जी, कि लड़ना ही नहीं होता है, आवाज़ बुलंद करना होता है। मैं थोड़ा और सुधार करूँगी, मैं कहूँगी कि झगड़ा करने में और संघर्ष करने में फ़र्क होता है। झगड़ा करने से बचिए, लेकिन संघर्ष करने से मत चुकिए। हाँ, ये शब्दों का चयन मैं आपकी तरह तो नहीं कर पाती हूँ। संघर्ष शब्द जो है ये सटीक शब्द हुआ। संघर्ष करना, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ये सटीक शब्द हुआ यहाँ पर। थैंक यू मैडम। तो जी, धन्यवाद। तो ये इसका सीधा संबंध साक्षरता से है। ये जो महिला उत्पीड़न विरोधी जो अधिनियम आ गया है 2012 में, और जो आपको सेल गठित करना है, इसका सीधा संबंध साक्षरता से है। होता क्या है कि कोएड में हमारे यहाँ शिक्षण संस्थानों की कमी है। जितनी जनसंख्या है उतने हमारे यहाँ खासकर कॉलेज स्कूल नहीं है, तो कोएड में लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। बहुत बार लड़कियों के गार्जियन उनको कोएड में नहीं जाने देते हैं कि उनके साथ बहुत तरह के दुर्व्यवहार हो जाते हैं। क्या क्या दुर्व्यवहार होते हैं ये मुझे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि क्या क्या होता है। लेकिन वो सारी बातें दब जाती हैं। लड़कियाँ कहती हैं, उनके घर में भी कहा जाता है, अच्छा चुप रहो, कहोगी तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। इस सभी मानसिकता से अलग जाना पड़ेगा। लड़की को अगर साक्षर होना है, शिक्षित होना है, तो कार्यस्थल पर उसके उत्पीड़न को, किसी भी प्रकार के मानसिक, शारीरिक, यौन उत्पीड़न, जिस प्रकार का भी उत्पीड़न है, उसको रोकना पड़ेगा। और उसको रोकने के लिए थोड़ा बिंदास होकर के, मैं फिर कहूँगी, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संघर्ष को छोड़ना भी नहीं है। तो थोड़ा बिंदास होकर के, थोड़ा बोल्ड होकर के आगे आना पड़ेगा। और इस प्रकार के सेल का साक्षरता में बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये सब होते रहेगा तो फिर लड़कियां कैसे पढ़ेंगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आपने देखा होगा मी टू करके एक आंदोलन चला था, फिल्म में खास कर आया।
फिल्म वाली स्त्रियों ने, फैशन इंडस्ट्री में जो लड़कियां रहीं, उन्होंने बताया कि किस किस प्रकार का उत्पीड़न होता है। खासकर अभी कंगना रनौत का नाम बहुत आ रहा है उस सिलसिले में, उन्होंने बहुत कुछ खुल खुल के कहा है। तो अगर ये देखिए कि वो जो, ठीक है वो फैशन इंडस्ट्री में है, लेकिन उनका भी एक ऑफिस होता है। अगर उनके ऑफिस में इस प्रकार का सेल कार्यरत रहे तो शायद इस प्रकार के उत्पीड़न पर बहुत हद तक हम काबू पा लेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में जहां सेट लगा रहता है वो भी एक कार्यालय ही है। हर प्रोड्यूसर का अपना एक कार्यालय होता है, हर डायरेक्टर का अपना एक कार्यालय होता है। अगर उसके कार्यालय में ये चीज़ें हों, और मैं ये फिर से दोहरा दूं कि ये जो उत्पीड़न विरोधी जो अधिनियम आया है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो जो सेल बनेगा उसमें सारे सदस्य आपके संगठन या आपके कार्यालय के ही रहेंगे। उसमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उसमें स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। तो बात इतनी आसानी से दब नहीं पाती है वहाँ अगर कोई उत्पीड़न का मामला आता है तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि वो जो विशाखा गाइडलाइन जो था और जिसको रिप्लेस किया गया इस अधिनियम के द्वारा, महिला उत्पीड़न विरोधी अधिनियम के द्वारा, उसको लागू कराने के लिए महिला संगठन क्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि शुरुआत अपने से होनी चाहिए। आप अपने भीतर अपने कॉलेज में शुरू कीजिए। छात्राओं को भी, ये कहीं भी जाती हैं इस कॉलेज से निकल के दूसरे भी कॉलेज में, तो उनको ये दबाव बनाना चाहिए कि एक इस तरह का सेल का गठन कीजिए। ये फिर मैं आ जाऊंगी, ये भी एक प्रकार की विधिक साक्षरता है। मैंने विधिक रूप से आपको साक्षर किया, ये साक्षरता भी आपको अगल बगल फैलाना है। जो स्त्रियां हैं उनके बीच में ये साक्षरता आप फैलाइए। आपके पास आर्थिक साक्षरता देनी होगी, सामाजिक साक्षरता। मैंने कहा ना कि साक्षरता सिर्फ अक्षर का खेल नहीं है। सामाजिक साक्षरता, आपके सामाजिक अधिकार क्या हैं, अगल बगल की स्त्रियों को बताइए। पारिवारिक अधिकार क्या हैं, ये आप अगल पास की स्त्रियों को बताइए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, मैं जानती हूँ, एक दो लोगों को जानती हूँ जो कॉलेज में प्राध्यापक हैं, लेकिन वो जो अपनी सैलरी लेके जाती हैं उनको अपने तनख्वाह को खर्च करने का अधिकार नहीं है। अगर वो चाहें कि हमारी वो 1.5 लाख तनख्वाह जो हम लेके आ रहे हैं उसमें से 5,000 रुपये भी हम अपने माँ को दे दें, तो वो उनके लिए भी उससे जवाब मांगा जाता है कि 5,000 रुपये आपने उनको क्यों दिया। नहीं, ये हमारा अधिकार है कि अपनी कमाई हम कैसे खर्च करेंगे। ये भी आपको अपने भीतर इस चीज़ को अपने को भी साक्षर करना पड़ेगा। आप जानिए यह अपना अधिकार है और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए घर में झगड़ा कीजिए, बिना बोले भी अपनी आवाज़ उठा दी जाती है। ठीक है, आप बोलते रहिए, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। ये बिना बोले आवाज़ उठाना होता है, चुप रह के आवाज़ उठाना होता है। आवाज़ उठाइए। मैं घर तोड़ने की बात नहीं कर रही, समझौते तो करने पड़ते हैं, लेकिन समझौता कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, ये भी समझदारी आपके अपने भीतर होनी चाहिए। ये रास्ता इतना आसान नहीं है कि दो टुक कोई आपको लेक्चर देके बात बता दे, लेकिन समायोजन, एडजस्टमेंट आपको सीखना पड़ेगा। और उस एडजस्टमेंट के लिए आपको आउटर एक्सपोजर जरूरी है, आपको किताबों का ज्ञान जरूरी है, आपको अक्षर ज्ञान जरूरी है। तो अब ज़्यादा लंबा मैं नहीं लूँगी, ज़्यादा लंबा व्याख्यान शायद थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि मैं 40 मिनट बोल चुकी हूँ। तो अब मैडम ऐसे तो धन्यवाद ज्ञापन करेंगी डॉक्टर उषा यादव, लेकिन मैं बोलने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि अगर मौका मिले और आपको सुनने का अवसर मिले तो इसमें पूर्ण विराम लगाना इतना आसान नहीं होता है। जो साक्षरता जिसकी वजह से मैंने ये विषय चुना था, वो सही रूप में आपने मैडम सबको समझाया। मैं समझती हूँ मेरी छात्राओं को इसका विशेष लाभ होगा कि झगड़ा नहीं, लेकिन संघर्ष, बहुत सही चीजों के लिए संघर्ष करना ही पड़ता, मशाल जलानी ही पड़ती है, आजादी के लिए हो या आपके अधिकारों के लिए हो। आप बहुत शालीनता पूर्वक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और अपने अधिकार को समझें भी, जाने भी। जो विशाखा कानून के बारे में आपने बताया मैडम, नाम मैं नहीं जानती थी, मैं ये जानती थी कि ये कानून है, और आपके लिए आपकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ये बताया।
और निकट भविष्य में मैं ये जरूर अपने कॉलेज में बनवाऊंगी और आपको भी इसकी सूचना दूंगी कि हाँ मैंने बनवा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरा उद्देश्य सफल हो गया आपको इस मंच से अपनी छात्राओं तक, अपनी शिक्षिकाओं तक पहुंचाने का, और कोशिश करूंगी कि एक बार और आपको थोड़ा और ज्यादा समय के लिए मैं बुला सकूं। आप जयश्री जी, आपने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बल्कि मैं तो, अगर आप मुझे कभी मौका दीजिए तो मैं थोड़ा नारी मुक्ति पर भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है फेमिनिज्म को लेकर के। वहाँ वाकई जो मैडम, मतलब जो लोग, इवन कि जो नारीवादी हैं, वो भी नारीवाद के अर्थ को सही से नहीं समझते। सच्चाई यही है कि अनर्थ जो हुआ, उसी अनर्थ ने शायद हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित रखा मैडम। अगर सब कोई इसके सही अर्थ को समझे, किसी चीज से मुक्ति पाने का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष तो है, लेकिन उसके सही अर्थ में मायने समझना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजादी का अर्थ समझना, सशक्तिकरण का अर्थ समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। जो शायद आज आपने एक राह पकड़ा दी है मैडम, और मैं छात्राओं के लिए निकट भविष्य में फिर यह अवसर जैसे भी होगा संभव मैं जरूर प्रदान करूंगी कि आपको सुने वो लोग। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। मैडम। अब मैं डॉक्टर उषा यादव, जी जी मैडम कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि विशाखा कानून कुछ नहीं है, विशाखा गाइडलाइन था। गाइडलाइन सॉरी, उसके हाँ, लिए जो कानून आया ना, जी जी हाँ, मैडम। लेकिन वो जो गाइडलाइन 99 में सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, जी जी, उसको रिप्लेस कर दिया गया एक 2022, कानून से, जी जिसमें जी उस गाइडलाइन को इंक्लूड किया गया। उस जी जी कानून का है महिला उत्पीड़न विरोधी कानून। मैं उसका एक्ट का पूरा नाम आपको लिख करके जी, व्हाट्सएप कर मुझे दूंगी, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैडम। व्हाट्सएप कर दूंगी। जी जी और कुछ महिलाओं के कुछ आर्टिकल्स भी हैं जिसमें महिलाओं को खास अधिकार दिए गए हैं। जी आर्टिकल जी 14, 15, 19 1, आर्टिकल 21, बिल्कुल। ये सब आर्टिकल्स भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो सोचा है कि अपने कॉलेज में एक बोर्ड लगवाऊंगी, और महिला अधिकारों से संबंधित जो कानून है, एक दिन मैं एक लॉयर को भी बुलाने वाली हूँ, क्योंकि हमारी छात्राएं बात तो करती हैं पर वो जानती नहीं है कि वाकई में महिलाओं के अधिकार क्या है, एक व्यक्ति के जरूर। रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में। तो मैं चाहती हूँ कि इससे उनका परिचय बराबर रहे। जी, तो मैंने सोचा है कि एक मैं बोर्ड बना के कॉलेज में लगवाऊंगी, ताकि उनको जानकारी मिलती रहे। कई बार चीजें लगातार देखने से भी मानस पटल पे रहती हैं याद के रूप में। हाँ, नहीं, आप जब लगाइएगा बोर्ड तो उनके भीतर ये इच्छा होगी कि जरा उलट के मैं देखूं कि ये हाँ आर्टिकल क्या बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है, अच्छी जी बात थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। उषा जी है। आप अपना, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन कर, बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री दी। आदरणीय प्रोफेसर नीलिमा सिन्हा मैडम जी, हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जयश्री, मेरी सभी सहकर्मी बहनें और महाविद्यालय की सभी छात्राएं। मैडम नीलिमा सिन्हा को सुनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव सिद्ध हो रहा है हम लोग के लिए। आपको हम सुन सके, इसके लिए जयश्री मैडम का बहुत बहुत आभार। आपका व्याख्यान आज काफी उद्बोधक रहा है। शिक्षा और साक्षरता में जो अंतर है और जो संबंध है, इसको आपने काफी अच्छे से परिभाषित किया। हमारी छात्राएं शिक्षित होने के लिए महाविद्यालय में आई हैं, और हमारे राष्ट्र का ये ध्येय है, पूरे विश्व का ध्येय है कि आबादी अधिक से अधिक साक्षर हो सके। तो साक्षर होते हुए शिक्षित होना एक सतत प्रक्रिया है। इस पर आपने काफी विस्तार से प्रकाश डाला और नारी अधिकारों के प्रति हमें शिक्षित किया, साक्षर किया। आपने सही कहा कि साक्षरता भी कई प्रकार के हैं, विधिक साक्षरता, विज्ञान साक्षरता, बहुत तरह की साक्षरताएं हैं। इन सब के प्रति हमें अवगत कराया।
मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम आपके उद्बोधक व्याख्यानों को सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पर आज जो हमने आपसे गुरु मंत्र लिया है उसको हम आगे भविष्य में जरूर पूरा करेंगे और गुरु दक्षिणा के रूप में हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सके हैं अभी तक अपने आसपास में अपनी छात्राओं को जरूर देंगे। ऐसा हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, अपने ज्ञान के पिटारे से मोती चुन चुन कर हमें उसका रसा स्वादन कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मैडम। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने काफी धैर्य के साथ सुना। वैसे तो यह विषय ही इतना रोचक था कि जो इसमें आया वो निकल कर जाने की स्थिति में नहीं रहा। अगर और कार्यों की बाध्यता नहीं रहती तो मैडम आपका व्याख्यान और लंबा हम सुनते। जयश्री मैडम से मैं आग्रह करूंगी कि भविष्य में जब कभी भी मैडम का व्याख्यान रखें तो इतने कम समय के लिए न रखें, थोड़े अधिक समय के लिए रखें ताकि हम अधिक से अधिक मैडम की बातों को सुन सके। और इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इसमें रहें और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पुनश्च फिर एक बार मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और अपना व्याख्यान देने के लिए। मैं थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद उषा। ऐसा था, नीलिमा मैडम जानती हैं आपको बुलाने का लालच में संवरण नहीं कर पा रही थी। आज उषा को भी पता है, आपको भी पता ही होगा, आप तो स्वयं रही हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में। आज एडमिशन का आखिरी दिन था, इसलिए मुझे ये थोड़ा सीमित करना पड़ा व्याख्यान। अगली बार जब भी होगा सचमुच में, चाहे वो मैं शाम को ही क्यों ना रखूं या किसी अवकाश के दिन ही क्यों ना रखना पड़े, पर अगली बार मैं इतने कम समय के लिए नहीं रखूंगी और लंबा व्याख्यान आपका सुनूंगी। मुझे भी लोभ संवरण नहीं हो पा रहा है आपको और सुनने का, तो अगली बार हम लोग जरूर इस विषय को और अच्छी तरह से सुनने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। और आपको इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आभार। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका फिर से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के बाद तो सभा विसर्जित हो ही जाती है। तो ऑफ द रिकॉर्ड एक बात मैं आपको कहूँगी, जयश्री जी हम लोगों की शिष्य जैसी हैं, मेरी तो छोटी बहन है, तो एक किताब अगर आप नोट कर लीजिए, अगर मंगा सकिए लाइब्रेरी में तो मंगाइए जी। वुमेन लिटरेसी जी एंड डेवलपमेंट, वुमेन लिटरेसी एंड डेवलपमेंट, ये किताब है अन्ना रॉबिन्सन की। ओके। अन्ना रॉबिन्सन, ये पब्लिकेशन मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, शायद पेंगुइन से होगी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से होगी। आप नेट पर डालिएगा तो मिल जाएगा, गूगल पर डालिएगा तो मिल जाएगा। इसका पब्लिकेशन भी 2004 में पब्लिश हुई है। इसमें बहुत अच्छे से बतलाया गया है, 2 चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है, बतलाया गया है कि कैसे जो लिटरेसी है वो महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए इनएविटेबल है। बिना लिटरेसी को प्रमोट किए हुए आप महिला का विकास नहीं कर सकते, और महिला का विकास यदि नहीं होता है तो समझिए कि आधी आबादी का विकास नहीं हो रहा है। महिलाओं की संख्या लगभग आधी है पूरी विश्व के जनसंख्या की, तो आधी आबादी जब आपकी निरक्षर रह जाएगी, अनडेवलप्ड रह जाएगी, तो विकास का गोल आप कभी अचीव नहीं करेंगे। बहुत अच्छा से उसने बताया गया है विमेन लिटरेसी एंड डेवलपमेंट। धन्यवाद, आपने इतनी देर तक इस गंभीर विषय पर इतना सारा कुछ सुना, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू मैडम।